एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो कितना टफ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर का। ये है तुम्हारा शंकु। और इसका आयतन दिया हुआ है। इसका आयतन भी कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका क्षेत्रफल एरिया इसका दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है। देखो यह एच निकालना है इसका। और ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 10, 15, 13 में है 18 और 4 नंबर में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। तो हम निकालते हैं, पहले आयतन का सूत्र लगा के देखते हैं। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर वह 1570 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 3 को उठा को उधर भेज दो तो पाई आर स्क्वायर एच अब बराबर कितना है? 1570 है ना। तो 1570 आगे देखो ये भाग में था, 3 इधर जाएगा तो गुना में। और चूंकि एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल है, सॉरी आधार का क्षेत्रफल है। एरिया जो है आधार है। आधार का मतलब ये हो गया, देख रहे हो ना, ये भाग क्या होता है? ये हो गया तुमको इधर वाला भाग का क्षेत्रफल, ये वाला। तो एरिया इसका वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये किसके बराबर है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ गौर से देखो है यहाँ पर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कितना वैल्यू है? 314। तो पुट कर देते हैं 314 और गुना एच अब बराबर 1570 और गुना 3। एच को रहने दो, इसको उठा के इधर भेज दो। तो 1570 गुना 3 और गुना में इधर आएगा तो बटे में 3 पचे 15 और 14 पंचे 70। कितना बार में कटा? 5 बार में कटा। तो एच बराबर हो जाएगा 5 या 15 सेंटीमीटर। मार दो 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। कोसेस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेस 45 डिग्री का मान कितना होता है? देखो कोसेस का सूत्र होता है 1/sin का। क्या होता है? 1/sin थीटा का होता है बराबर कोसेस थीटा। कोसेस थीटा था या अगर हम कोसेस लेते हैं 1/sin, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 45 का मान, अगर भूल गए तो 2 मान याद रखना है कम से कम। साइन 0 का मान कितना होता है? यहाँ पर हम दे देते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा। साइन 0 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/2। 0 1 2 2/4 तो 1/√2। और साइन 60 का मान 3/2। इसका 1 होता है। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/sin 45 का मान 1/√2। तो ये पर्टिकुलर ऊपर चाहे गुना हो जाएगा, यानी √2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? √2 के बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 में दिया हुआ है इनफाइनाइट है, 2 में दिया हुआ है 2, 3 में दिया हुआ है √2 और चौथा में दिया हुआ है -√2। तो माइनस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, माइनस तो आएगा नहीं, तो √2 में मारना है। ठीक है। 10 नंबर का सवाल है। ए
1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। तो देखो अगर तुम्हारा ये पढ़ा होगा तुमको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 और दो तुम्हारा रैखिक समीकरण इस रूप में हो, इसके तीन फॉर्मूला बताए थे। A1/A2 बराबर अगर हो B1/B2 के बराबर हो C1/C2 के, तो यह अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल का सीमा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं है C1/C2 के, तो क्या होगा? क्या होगा? अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरा में कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, है ना, तो क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसमें मारना है अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तो रेखा ही क्या होगा? समीकरण लिखा चुके एक जगह सब जगह, क्या है? संगत होगा या असंगत होगा या दोनों। तो असंगत होगा, क्या मानना है? असंगत है, संगत होगा, असंगत होगा ना, संगत में मारना है। 11 नंबर का त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो देखो द्विघात और त्रिघात दोनों बता रहे हैं। द्विघात बहुपद, ठीक है, और त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से एक क्वेश्चन होगा। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन त्रिघात में क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कांस्टेंट। यह सबसे अच्छा व्यापक रूप है। x² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx कांस्टेंट d और a² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। अब यहाँ पर a, b, c और d का कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसी तरह से a, b, c यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू होगा और उसके साथ एक कांस्टेंट रहेगा। चले आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 में यदि अल्फा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद fx बराबर दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या BSSC का हो, SSC का हो, या अभी जैसे टीचर वाला चल रहा है, स्टेट का हो, सीटेट का हो, BPSC हो। ये क्वेश्चन एकदम एक न एक क्वेश्चन इस तरह का रहता है और तुम्हारे मैट्रिक एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इस तरह का होगा। तो ये तुम्हारा एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन का इक्वेशन तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 7 और इसके मूल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना है, जबकि इसके मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं? x के 2 मान होते हैं, ठीक है। x के कितने मान होंगे? x के 2 मान होंगे। अब त्रिघात में कितने होते हैं? x के 3 मान होते हैं ना। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान होंगे, अल्फा और बीटा मान होंगे। तो हमने बताया था कि अल्फा बीटा, यहाँ से देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a और -ba। ये तुम्हारा इक्वेशन है, समीकरण। ये क्या है? तुम्हारा समीकरण है। और यह मान तुम्हारा a हो गया, ये मान तुम्हारा b का, ये मान c का हो गया। तो यहाँ पर है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर? देखो तो 5 है, 5 है, यहाँ माइनस सहित लेना, माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगाकर फिर -5 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस 5 निकलता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a और c का वैल्यू कितना है यहाँ पर? c का कितना वैल्यू? 7 है, तो 7/1 बराबर 7। तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 1
माइनस यदि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होगा। अब बीटा इंटू 1 बीटा और प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला हुआ? 7। तो 5/7 इसका आंसर होगा, जबकि इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है कि -5/7, बी नंबर में दिया हुआ है 5/7, सी नंबर में दिया हुआ है 7/5 और डी में दिया हुआ है -7/5। देखो ऑप्शन भी बहुत बारीकी देगा। जैसे कि यहाँ पर निकला है 5/7, तो 5/7 तुम्हारा यहाँ आ रहा है नंबर बी। उसी के जैसा मिलता जुलता 7/5, 5/7 है, माइनस लगा हुआ है। अगर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, एक माइनस को देखा एक माइनस को नहीं देखा यहाँ पर, तो क्या मारे उसका आंसर क्या आ जाएगा? तो माइनस वाला 1 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन भी मिल गया उसको, खुशी भी जाहिर करेगा कि हमने सही बना के 1 नंबर उसका चला गया। इसलिए माइनस प्लस पर हमेशा ध्यान रखना है। उसका -7x - 3 के शून्यक है होंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 3/2, 1/3। दूसरा नंबर में दिया हुआ है -3/2, 1/3। और तीसरा नंबर में दिया हुआ है 3/2, 1/3। और चौथा नंबर में दिया हुआ है -3/2, -1/3। क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है 6x² - 7x - 3 के शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x का 2 वैल्यू होगा और 2 वैल्यू इनमें से कौन सही होगा। तो क्या करना है? 6 को 3 से गुना करो, कितना होता है? 6 3 18, यानी -18 होता है। इसका गुणनखंड इस तरह से करो जो जोड़ने और घटाने पर -7 या 7 पूरे। तो 9 दूना कितना होता है? 9 दूना 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 6x² और -9x में +2x लिख सकते हैं। 9x में 2x घटाएंगे तो -7x और -3। ठीक है, बराबर। अच्छा, ये इक्वेशन है तो इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो अब देखो ये दोनों में कॉमन निकालो। तो क्या कॉमन निकलेगा? 3x कॉमन निकलेगा। तो 3 दूना 6, 2x और माइनस x बाहर निकल गया, 3 3 9। अब प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन निकालो तो बचेगा 2x और -3 बराबर 0। देखो 2x -3 दोनों में है, तो एक बार फिर निकल गया 2x और -3 कॉमन निकल गया, और यहाँ पर हो गया तुमको 3x और +1 बराबर 0। या एक बार 0 के बराबर, एक बार यह भी 0 के बराबर, यानी 2x -3 बराबर 0, इधर भी 3x +1 बराबर 0। तो देखो x का वैल्यू हो जाएगा -3, उधर जाएगा तो +3, ये गुना में इधर आएगा 2। यहाँ भी देखो x बराबर +1, उधर जाएगा तो -1 और बट्टे गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी x का 2 वैल्यू 3/2 और कोमा -1/3। जब फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर नहीं है सही, नहीं है। हाँ, यहाँ पर होगा, यहाँ माइनस छूट गया था क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसा है। तो तुम्हारा कौन नंबर ऑप्शन आ रहा है? 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 14 नंबर के साथ 14 नंबर का हिसाब में है। बैठो, यदि अल्फा दिया हुआ है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, किसका? अभी तुरंत एक बताए थे बहुपद। ये फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है x² - 2x + 3 का मूल हो। अभी तुरंत हिसाब पढ़े थे ना, है ना? लिख देते हैं। ये तुम्हारा SW रहा, अल्फा +1 बटे बीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दे। ए नंबर में होगा 3/2, बी में होगा -2/3,
सी में होगा 2/3 और डी में ऑप्शन हो जाएगा -3/2। इसको नोट कर लो और इसको तुम लोग बना के लाना, ठीक है। चलो आगे आप देखते हैं। ठीक, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं। दो रैखिक समीकरण है, मान लो तुम्हारा रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 यानी 1 लगा दो सब, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। और ये दोनों समीकरण का जो आलेख बनता है वह एक प्रतिच्छेदी बनता है। कैसा बनता है? इस तरह से प्रतिच्छेदी बनता है। तो कह रहा है कि तब रैखिक समीकरण जो युग्म होगा वो क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा? एक में दिया हुआ है कोई हल नहीं, फटाफट बताओ। 2 नंबर में एक हल, और तीसरा में बताओगे 2 हल, चौथा नंबर में बताओ अनेक हल। तो देखो यहाँ पर 2 हल तो होगा नहीं और अनेक हल होगा नहीं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचता है चूज करने का। अब 2 ठो पे तुमको 50% चांस होता है सही होने का और गलत होने का। तो बताए क्या होगा? दूसरा नंबर का एक हल होगा, ठीक है। अगला नंबर के हिसाब में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है। मिस नहीं करना है और ऑब्जेक्टिव तुमको लगभग रखोगे तुम लोग आराम से 50 में 45 तो ऊपर तो बना के आ जाओगे। 45 तो पक्का है कि सही हो जाएगा। 5 तो हम लेके चलते हैं एक्सेस की गलती हो सकता है, लेकिन वो भी गलती क्यों होगा? पीछे वाला बैच में तो 50 में 50 बना के लाता था, सही हो जाता था उसका। मान लो कि तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं है या बनाने में देर कर दिया या बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो यहाँ परिमेय संख्या है, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। √3 है, 2 में है 2√2/√2, तीसरा नंबर में है 4 प्लस √5 और चौथा नंबर में है √16। देखो यहाँ पर तुम्हारा कह रहा है सब रूट में संख्या है ना, और यहाँ पर तुमको कह रहा है कि परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? जो रूट के अंदर में होता है ना। अब रूट से जो बाहर की संख्या होगी वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ देखो √3 क्या है? कौन परिमेय संख्या है? और परिमेय संख्या जो रूट से बाहर होती है, और अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट के अंदर में होती है ना। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है ना, और अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर में कोई भी संख्या है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से रूट से बाहर है। ये रूट के अंदर में है तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये √2 कट गया तो 2, ये क्या कहलाएगा? तुमको परिमेय कहलाएगा। ये देखो यहाँ √5 है तो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय पढ़ा होगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर √16 है तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, तो परिमेय होगा। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 ऑप्शन दे दिया है। कौन परिमेय संख्या है? तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया, यानी √2 नंबर का और 4 नंबर का दिया हुआ है, यानी चौथा यानी 5वां ऑप्शन होगा कम से कम 2। क्या होगा? 2 परिमेय संख्या होंगे, 2 होंगे। तो 2 होंगे तो इसका मतलब 5 नंबर मारना है, क्योंकि अभी परिमेय संख्या है 4 और यहाँ पर क्या है? 2 भी परिमेय संख्या आता है। अब देखो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट VVI है। 2 क्रमिक
संख्याओं का HCF कितना होगा, क्या होगा। देखो मोस्ट VBI क्वेश्चन यह भी है, कह रहा है कि क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम संख्या यानी क्रम में संख्या क्या होता है, एक सम संख्या लेते हैं और एक विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या क्रमिक के रूप में ले रहे हैं। तो जीरो सम संख्या में ही इसको ऐड करते हैं, 2 4 6 8 10 etc आ जाएगा। इसका 1 3 5 7 9 11 इस तरह से क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। यहाँ पर कह रहा है क्रमिक सम संख्या, क्या है यहाँ पर, क्रमिक संख्या, लगातार दो संख्याओं का मौसम। तो लगातार दो संख्या अगर चाहे तो ये ले सकते हैं, चाहे 4 और 6 ले सकते हैं, या 6 8 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और इसका मौसम कितना होता है, तो कोई ऐसे संख्या होता हो, मान लो हमने 2 और 4 लिया और इसका HCF निकालना है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, 4 में कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो कितना बार में लग जाता है, 2 बार में लग जाता है। इसका मौसम कितना निकला, 2। 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 में 1, 2 में दिया हुआ है 2, 3 में दिया हुआ है 3 और 4 में दिया हुआ है 5। तो इसमें मारना है तुम्हारा 2 नंबर होगा। ऐसे एक और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो 4 और 6 ले लेते हैं, तो 6 में भाग लगा दो 4 से, 4 एकम 4, 2 बचा 4, 2 दूना 4, कितना बार में लगा, 2 बार में बचा, HCF कितना निकला, 2। यानी याद रखना कि कोई भी है ना, कोई भी क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF होगा वो हमेशा 2 होगा। कितना होगा, हमेशा 2 होगा। उसी तरह से अगर हम विषम संख्याओं की बात करते हैं तब कितना होगा, विषम संख्या जैसे 3 और 5 लेते हैं, 3 और 5 में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 में 3 से भाग लगा, देखो 3 एकाही 3, 2 बचा, 3 उतारो, 1 बार में लगा 2 होगा, 1 बचा, फिर 2 उतारो, 2 एकम 2, मतलब 1 होगा। यानी हमेशा याद रखना कितना होगा, 1 आता है। विषम संख्या में 1 आएगा, सम संख्या में 2 आता है। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पूरा पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब कितना लोग समझते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है, तो सर ये परिमेय संख्या है। जी नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, ये कभी भाग ही नहीं लगता है, इसलिए अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर है। 2 रेखिक समीकरण है तुम्हारा, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0 हो, और इसका आलेख जो बनता है वो समांतर होता है। क्या है, समांतर दिया हुआ है। तो बताया तो इसका इक्वेशन समीकरण युग में क्या होगा, समीकरण युग में क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या एक हल और 2 हल और अनगिनत हल, अनेक हल। तो देखो 2 और अनेक हल, ये तो होगा नहीं, अनेक हल होगा नहीं, होगा है ना। तो क्या होगा, कोई हल नहीं या एक हल, कोई हल नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारा एक बता दिए हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं c1/c2 के, तो यह समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं। और इसी इक्वेशन का समीकरण आलेख जो होता है वो समांतर होता है।
एक हिसाब है क्वेश्चन नंबर ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय, तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है ए एक्स प्लस 10y बराबर 0 और दूसरा है 2x प्लस 5y बराबर 0। तो कह रहा है कि 0 एक शून्योत्तर है, एक शून्योत्तर है। तो समीकरण का ऑप्शन क्या कौन सही होगा? 4 होगा, 2 होगा, 3 में देखो -4, 4 में हो जाएगा -2। ये तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में ए का वैल्यू क्या होगा? इस ए का वैल्यू क्या होगा? जो समीकरण एक शून्योत्तर हल होगा यानी 0 के बराबर होगा। अगर हम इस समीकरण में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, अब करके एक बार देखते हैं क्या होता है। 2 गुना ए 2ax प्लस इसमें समीकरण में 2 से गुना करना, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया क्योंकि 5 गुना 10 देखते हैं तो कितना है? a प्लस 10y ax प्लस 10y बराबर 0 और दूसरा में देखो 2 गुना 4x प्लस कितना है 5 गुना 10y बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, है ना। तो ये दोनों कट गया तो इधर 0 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा? ax माइनस 4x। तो देखो यहाँ पर x कॉमन निकाल लो, 4x को उधर भेज दो तो ax बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 4x, ठीक है। x कट गया तो a का मान कितना निकल गया? कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो देखो कौन सा वैल्यू सही होगा, यानी 4 नंबर का सही होगा। चौबीस नंबर का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। वीवीआई कर देना। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। देखो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहले लिख देते हैं, वास्तविक तथा असमान, दूसरा है वास्तविक तथा समान, तीसरा नंबर में है समान और चौथा नंबर में वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। इसके लिए कुछ चीज देखो यहाँ पर। अगर तुम्हारा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो d बराबर होता है 20 - 4ac, ठीक है। अगर यह 20 - 4ac 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, यानी d का मान 0 के बराबर हो गया, या d का मान क्या हो? 0 के बराबर हो जाए तो मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे। अगर d का मान 12 हो जाएगा 0 से तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक और असमान होंगे, और असमान होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा। 3 फॉर्मूला है, बस ये 3 चीज पर ध्यान रखना है। d का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी 20 का -4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल समान हो गया, या d का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी 20 का -4ac बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से, तो क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होंगे। यानी मूल तो वास्तविक होगा लेकिन x का 2 मान अलग अलग होगा। उसी प्रकार से d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक होगा ही नहीं, यानी माइनस में अगर मान आ जाए d का तो वो क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा।
अब यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, कितना इक्वेशन है गौर से देखो कितना है, ए स्क्वायर ए प्लस एक्स माइनस वन, यह ए का मान 1 आ जाता है, यहाँ पर बी का मान भी 1 कुछ नहीं तो 80 का 1 माइनस 1 हो जाता है। तो फौरन यहाँ से लिख लो, क्या लिखेंगे डी बराबर क्या होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है माइनस 1, सही तो लेना है। तो देखो 1 गुना 1 1 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 4 गुना 1 तो 4 होगा, 4 कितना होता है 5। बताओ डी का मान क्या है, बड़ा है 0 से, डी का मान बड़ा है 0 से, तो डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान एक नंबर। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। एक नंबर में है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, जबकि बी नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, और तीसरा नंबर का सी नंबर का ऑप्शन है x प्लस 3 बटे x बराबर x स्क्वायर, और डी नंबर का है तुमको x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो देखो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, जब हमारा 1 बटे एक्स हो या x पर पावर माइनस 1 या कुछ भी हो, x पावर माइनस के साथ कुछ भी हो, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। या रूट के अंदर में अगर कोई संख्या हो है ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे में देख लो, जैसे √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √6 रहे, ठीक है। तो ये सब अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय भी है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऊपर में है, लेकिन रूट के अंदर में x आ जाए, रूट के अंदर में xy आ जाए, रूट के अंदर में z आ जाए, etc कुछ भी हो, तो संख्या वाला ये तो तुमको क्या कहलाएगा, तुमको द्विघात बहुपद में होगा, द्विघात बहुपद में हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर में x नहीं आना चाहिए, क्योंकि x को पावर हो जाता है, रूट को हटा देते हैं तो 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो x को पावर 1/3 हो या 1/2 हो, ये सब द्विघात बहुपद पद नहीं है, क्या है नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन द्विघात बहुपद, कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का हमारा सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये ना होता है द्विघात समीकरण का प्रारूप, है ना। अगर इस रूल पे अगर बैठता है तो सही है। तो देखो कौन कौन है, पहले हाई में देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 है, तो यह क्या हो जाए तुमको द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं है, और यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी क्या है द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर, देखो द्विघात समीकरण इस रूप में भी हो सकता है। मान लो कि तुम इस फॉर्म में नहीं हो, तो तुम्हारा ax स्क्वायर बराबर भी अगर 0 रहे तो यह भी द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। कैसे है, तो देखो यहाँ पर ax स्क्वायर है, अब इसके साथ अगर b x नहीं है तो b का मान 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और कांस्टेंट में हम 0 लिख सकते हैं। तो यह देखो इस रूप में आ गया, तो यह द्विघात समीकरण है। तो कभी कभी एक अंक भी दे देता है, एक पद में दे देता है स्क्वायर में, तो द्विघात समीकरण माना जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों को हल करके देखो, तो देखो यहाँ पर हम हल करते हैं, x गुना x कितना होता है x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद x गुना x गुना -2 तो -2x, 1 गुना x तो प्लस x, माइनस प्लस माइनस 1 गुना 2 तो 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर और 2 में 1 घटा देंगे तो x हो जाएगा -2 बराबर 0। तो यह भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी यह द्विघात समीकरण है। तो नहीं में कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, है कि नहीं। देख लेते हैं करके हल। तो x प्लस 3 बटे x बराबर x स्क्वायर, x गुना x कितना होता है x स्क्वायर प्लस 3 बटे x बराबर x स्क्वायर, x को उठा उधर भेजो,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 अब बराबर एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब। देखो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण। त्रिघात आ जाता है, क्या आ जाता है? ये आ जाता है त्रिघात समीकरण। इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। नेगेटिव मार है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर निकालना है। विविध कर है। अब विविध कर मतलब क्या मिलना? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो चूंकि यह देखो किसका मान है, यह किसका मान हो जाएगा? ए का मान 1, अब बी का मान -5, अस्सी का मान 4 हो जाता है। तो विविध कर मतलब होता है डी यानी 20 का -4ac। अब बी का वैल्यू कितना है? -5 का स्क्वायर और -4 गुना ए का मान हो जाता है 1, 80 का मान आ जाता है 4। तो माइनस पर सम पावर प्लस होता है 25 और माइनस 4 चौका 16 घट के कितना हो जाएगा? 9। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 9 में ऑप्शन मारना है। फटाफट 3-4 हिसाब और देख लेते हैं, आधे हिसाब इसमें रहने देते हैं। सत्ताईस नंबर का हिसाब देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी अब 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 2√2, 2 में ऑप्शन है 2, 3 में ऑप्शन है 0, 4 में ऑप्शन है 4। इसका शून्य अगर हमको निकालना है तो 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं। इसको उठा के इधर ठेल दो तो 4 माइनस में उधर जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर। उठा के इधर भेज दो, 2 इधर चला जाएगा तो 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट अंदर 8 बराबर एक्स और 8 को बाहर निकाल दो, प्लस माइनस 2√2 आता है बराबर एक्स। यहाँ पर देखो प्लस माइनस में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो प्लस वाला रख लेना है। एक्स का मान 2√2 आ जाएगा। चलो ये ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा 1 नंबर का। अब चलना है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 एक समांतर श्रेणी में यानी मतलब एपी में है। तो पदांतर का मान क्या होगा? पदांतर का मान होगा, पदांतर का मतलब होता है डी कितना होगा। तो देखो तो कितना का अंतर है बेटा, बताओ कितना का अंतर? यहाँ 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो डी बराबर क्या होता है? A2 घटा A1, 5 घटा 1 बराबर 4 आंसर आ जाएगा। 4 मार देना है। 29 नंबर में देखो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? देखो ऑप्शन है कौन एपी में है? एपी में है, कौन एपी में है? नंबर 1 में दिया हुआ है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है डॉट डॉट डॉट। बी नंबर में दिया हुआ है -10, -6, -2 डॉट डॉट डॉट। सी में दिया हुआ है 3 है, 5 है, 4 है, 2 है डॉट डॉट डॉट। डी नंबर में देखो √3 है, √6 है, √9 है, √12 है डॉट डॉट डॉट। देखो इस टाइप के हिसाब में अगर बना के निकालोगे तो हो सकता है कि टाइम लगे, तो ऑप्शन देख के समझ जाना है कि है कि नहीं है। देखो यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पर ई हो गया जीपी में हो गया, गुणात्मक श्रेणी हो गया, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक श्रेणी। ये इंटर में चला जाता है, ISC में चला जाता है। ये ISC का मैथ है 11th चैप्टर। ठीक है, 11th चैप्टर में चला गया था, इसका 11th चैप्टर में चला गया था, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये तो पहले कर लिया। गुणात्मक श्रेणी 10th क्लास में है नहीं, 10th क्लास में है
समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में यहाँ देखो बेटा क्या है, 10 और 6 का कितना का अंतर है? +4 का अंतर है। 6 और 2 का कितना का अंतर है? +4 का अंतर है। यह कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? दे नहीं समझ में आया? इसमें से इतना घटा दो ना, 2 घटा 2 बराबर कितना होता है? 4 आता है। 4 का अंतर हो गया, देख लेना। नहीं होता तो ऐसे देखना, इधर 1 इधर 2, इधर -1 और -2, इधर एगो -2 तो यहाँ पर है, एगो +2 तो यहाँ पर है। तो कै गो बीच में देखो तो 1 2 3 4 क्या बात है? 1 2 3 4, 4 का अंतर है ना, तो 4 तो आता गया। तो यह भी +4 आ रहा है, ये +4 आ रहा है। तो ये तो लग रहा है कि एपी में है, लेकिन है इसको देखो तो 3 से 5, 5 से 4 एपी में है नहीं ना? है 3 से 5 कितना का अंतर? 5 से 4 का -1 का अंतर। तो यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस तो बराबर है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो ये भी तुम्हारा कट गया ना। इसमें देख लो, यहाँ √3 √6 √9 है। √3 और √6 में क्या का अंतर है? रूट यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? इसको तोड़ेंगे तो √3 और √2 आ जाएगा। √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और इसका वैल्यू में +1 आ जाता है। √3 +1, लेकिन इन दोनों में अगर निकालते हैं तो 3 आ जाता है। 3 घटा √6 है। तो ये तो दोनों घटेगा नहीं, इतना ही आएगा, इसीलिए यह भी एपी में नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, एपी में है। तो कॉमन चार है। एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर क्वेश्चन कॉपी में तुम लोग इस तरह से करके देख सकते हो, घटा करके। बस रहने